बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैंने इस मौजू पे बात करनी है कि पाकिस्तान में जो बजट पेश होने वाला है, इस बजट को कौन कौन से इश्यूज़ ऐसे हैं जिन पे ख़तरात हैं, और वो कौन कौन से ख़तरात हैं कि जिन पर बजट मेकर्स को ख़ासी सोच विचार के साथ इक़दामात लेने चाहिए ताकि एक बड़े जो इस टाइम सूरत हाल है वो एक बड़े चैलेंज में कन्वर्ट ना हो सके। मैं समझता हूँ दो तीन चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो बढ़ती हुई इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन जो है वो इस टाइम पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा टैक्स है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये इन्फ्लेशन अभी आपने देखा होगा कि लास्ट फ्यू डेज़ बैक प्राइम मिनिस्टर के पास एक समरी गई और उन्होंने POL की प्राइसेस, जो कि समरी के अंदर लिखा हुआ था कि कम से कम एवरेज ₹2 डीज़ल और पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफ़ा कर दें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद ये फ़ैसला किया कि वो पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस को बरकरार रखेंगे। अब ये पॉलिटिकल गेंस के लिए उन्होंने कर लिया, लेकिन अब होना ये है कि जो ऑयल की प्राइसेस हैं, क्योंकि आपको पता है हम 3 मंथ्स का जो है वो करते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो 3 माह पहले जिस कीमत पे हमने ऑयल इंपोर्ट किया था वो कुछ $60 पर बैरल था। जो कल की प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट भी, अरब जो क्रूड ऑयल है वो $70 को टच कर चुका है। तो यानी पहला जो हम तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, POL की बुकलेट प्रोडक्ट्स, उसमें और 3 माह पहले और आज की जो प्राइस है उसमें $10 का फ़र्क पड़ चुका है। और दूसरी तरफ हमने ये किया है कि पेट्रोलियम लेवी को कम करते 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 हम बिल्कुल उसको नॉमिनल रेट्स के ऊपर ले गए हैं। अब जो IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट है वो ये कहता है कि हम ₹30 पर लीटर पेट्रोल की जो लेवी है वो करें, जिसके नतीजे में 600 अरब रुपया जो है वो हमने इकट्ठा करना है। अब होगा क्या? होगा ये कि आपको जुलाई में बजट के बाद जब आपको कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी तो प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आपने IMF के प्रोग्राम में रहना है तो आपको कम से कम डबल डिजिट के अंदर 9 से 10 रुपए कीमत में इजाफा करना पड़ेगा। जब आप 9 से 10 रुपए का झटका देंगे पाकिस्तान के लोगों को तो फिर आप ये सोच लें कि इन्फ्लेशन कहाँ पे जाएगी। दूसरी तरफ जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं वो भी बढ़ रही हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। आपने गंदम की कीमत भी बढ़ाई है, तो अब होगा ये कि जब वो जो गंदम प्रोक्योर कर रही हैं इस टाइम पास्को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, जब वो रिलीज़ करनी शुरू कर देंगे तो उसके नतीजे में जो गंदम की प्राइस है उसमें इजाफा होगा और रोटी की कीमत भी बढ़ेगी। तो इन्फ्लेशन के ऊपर ख़ासा प्रेशर जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इन्फ्लेशन का टारगेट अगले साल का 8.2% रख रहे हैं। लेकिन मैं आप देखने वालों को ये बता दूंगा और आप देख भी लीजिएगा कि पहले 6 माह के दौरान इन्फ्लेशन ने ऊपर जाना है, और जब आप ऑयल का एक झटका लगाएंगे जो जिसके चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, तो ये इन्फ्लेशन जो है एक बड़ा ख़तरा है कि ये ऊपर जाएगी। अब जो दूसरा बड़ा ख़तरा है वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की फिस्कल साइड को, जो बजटरी साइड है पाकिस्तान के इंटरनल अकाउंट्स है उसको है, क्योंकि आपके एक्सपेंडिचर्स ओवररन होने हैं। इस साल का जो आपका बजट डेफिसिट का टारगेट है वो आपने पहले तकरीबन कोई 3.45% ऑफ GDP के लगभग पहले 9 माह में इसको रखा है। तो चांसेस ये है कि ये कम से कम 7% को क्रॉस करेगा
और आप कुछ एक्सपेंडिचर्स को बुक नहीं करेंगे तो ये 7.4 या 7.5 के दरमियान रहेगा। और अगले साल का जो आपका बजट डेफिसिट है वो कोई आप 6.3 या 6.4% के लगभग रख रहे हैं। अब बजट डेफिसिट होता क्या है, मैं अपने देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ ताकि उन्हें पता हो कि बजट डेफिसिट से मुराद क्या है। बजट डेफिसिट से मुराद ये है कि आपकी टोटल आमदन और टोटल अखराजात जो हैं, जो उसके दरमियान फ़र्क है, उसको बजट डेफिसिट कहते हैं। और ये बजट डेफिसिट फिर क्या होता है, आप इसको फाइनेंस किस तरह करते हैं, क्योंकि ये खसारे का बजट होता है तो ये खसारा पूरा करने के लिए आपको कर्ज लेना पड़ता है। तो ये बजट डेफिसिट है और ये 6.5% या 4% ऑफ जीडीपी के लगभग होगा। और 1% ऑफ जीडीपी का जो अगले साल का प्रोजेक्टेड अमाउंट है वो कोई 542 बिलियन रुपीज़ है। तो 542 बिलियन रुपीज़ को आप 6.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये पाकिस्तान का जो है बजट डेफिसिट होगा, यानी कम से कम 3000 अरब रुपए से ज़्यादा का बजट डेफिसिट आपका होगा। और इसकी अगर सही तादाद आप देखना चाहते हैं तो तकरीबन 3200 से लेकर 3300 अरब रुपए के दरमियान होगा जी। ये तो बजट डेफिसिट हुआ। ये बहुत बड़ा ख़तरा है कि आपकी फिस्कल साइड में मेजर स्लिपेजेस जो है वो हो सकती हैं। अगले साल में हुकूमत के लिए जो एक पॉजिटिव चीज़ है और जो मैं समझता हूँ ओवरऑल इकॉनमी के लिए अच्छी नहीं है, वो ये है कि आपका इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। अगले साल की प्रोजेक्शन है कि आपकी इंपोर्ट्स 55 बिलियन डॉलर्स तक रहेंगी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये फिगर्स ले रही है, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ी शायद इससे ज़्यादा हो। अगले साल की आपकी इंपोर्ट्स 60 बिलियन डॉलर्स के लगभग होंगी और 60 बिलियन और आपका इसमें लेकिन टैक्स रेवेन्यू में इसका फ़ायदा होगा। टैक्स रेवेन्यू में क्यों फ़ायदा होगा? क्योंकि आपके 40% टैक्सेस, अगर 100 रुपये आप टैक्स जमा कर रहे हैं तो 40% टैक्सेस इंपोर्ट से आते हैं। उनकी कलेक्शन यानी आप कस्टम ड्यूटी लेते हैं, एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, रेगुलेटरी ड्यूटी है, इनकम टैक्स है यानी विदहोल्डिंग टैक्स है, उस पर जीएसटी है, जीएसटी एट इंपोर्ट स्टेज है। तो 40% जो टैक्सेस हैं वो आपके कलेक्शन जो है वो इंपोर्ट स्टेज पे हो जाती है। तो आपको एक बनंजा जो है वो इंपोर्ट्स ज़्यादा होने की वजह से रेवेन्यू साइड पे मिलेगा, लेकिन उसकी जो नेगेटिव साइड है, जो आपका एक्सटर्नल अकाउंट है, और पीटीआई की हुकूमत जिस पे शादियाने बजा रही है कि उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट को सरप्लस कर लिया है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है उसकी भी आप तारीफ सुन लें। करंट अकाउंट डेफिसिट ये है कि आपके मुल्क के अंदर कितने डॉलर इनफ्लोज हैं और कितने डॉलर का आउटफ्लोज है, उसका जो फ़र्क है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है। वो अगले साल से नेगेटिव हो जाएगा और लेकिन उसकी प्रोजेक्शन ज़रा मुख्तलिफ हैं, लेकिन कम अज़ कम 1.5 से 3% ऑफ जीडीपी के दरमियान ये कहीं रह सकता है, यानी कोई तकरीबन 3 से 5 बिलियन डॉलर्स के दरमियान या 4.7 बिलियन डॉलर्स तक अगले साल आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। रेमिटेंसेस जो है वो पाकिस्तान को मदद दे सकती हैं, क्योंकि अभी भी आप ये देखें कि जो रेमिटेंसेस बढ़ने की वजूहत है, मसलन हज पे इस दफ़ा भी हज पे ये चांसेस हैं कि लिमिटेड किस्म के ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे, थोड़े लोग जाएंगे। उम्रे पे खासे कम लोग जा रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बड़ी कम है। अब पाकिस्तानी जो बाहर रह रहे हैं वो भी अपनी सेविंग्स ज़्यादा करके बैंकिंग चैनल के थ्रू भिजवा रहे हैं। एफएटीएफ की वजह से भी मैं समझता हूँ कि हमारी रेमिटेंसेस जो है वो उनके अंदर बेहतरी आई है। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो ये रिस्क्स हैं बजट मेकर्स के लिए। और फिस्कल साइड पे मैं फिर कहूँगा कि फिस्कल साइड पे बड़े रिस्क्स हैं। हम आईएमएफ के प्रोग्राम को बरकरार रखना जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए। देखिए, शौकत तरीन साहब की एक खूबी है कि वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स जो है वो जनरेट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जी सब कुछ मसला हल हो जाएगा, लेकिन मैं उनसे, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके आने से ये नहीं है कि हर चीज़ खुद ब खुद मैनेज हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। ये जो बजट के रिस्क हैं इनके बारे में आप हमारे सामने या आम लोगों के सामने या बिजनेसमैन के सामने या बाकी स्टेक होल्डर्स के सामने
इन चीज़ों को ना तस्लीम करें, लेकिन आपकी जो इंटरनल टीम है उसके सामने ये रिस्क्स को डिस्कस करें, ताकि उन रिस्क्स को मिटिगेट करने के लिए, उन्हें कम करने के लिए आप इक़दाम ले सकें। अगर आपने यही तसव्वुर कर लिया कि कोई चैलेंज नहीं है, तो ऐसा नहीं है, बड़े शदीद किस्म के चैलेंजेस हैं। और जिस तरह से आप गुफ्तगू कर रहे हैं और जिस तरह से आप चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, जुलाई में चांसेस ये हैं कि IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए आपको जो रिस्क्स मैं बयान कर रहा हूँ, इनको सामने रख के उनको मिटिगेट करने की ज़रूरत है। मसलन पेट्रोलियम लेवी जो है वो 600 अरब रुपए IMF के साथ तय की हुई है, और आपको 1 जुलाई से 30 रुपए पर लीटर हर चीज़ पे वसूल करनी पड़ेगी। अगर आप इसका पे IMF का टारगेट को कम करवा लें तो ये एक अच्छा इक़दाम होगा आपकी तरफ से। लेकिन आप 5.8 ट्रिलियन FBR का टारगेट रख रहे हैं। आप ये कह रहे हैं जी कि हम ना तो उतनी एग्जम्पशंस उड़ाएंगे और ना कुछ और करेंगे, बल्कि आप देखिएगा हम 1 ट्रिलियन इजाफा कर लेंगे उसके अंदर। अगर 4.7 ट्रिलियन को हम आपकी बेस मान लें, हम आपकी बेस मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन IMF इस तरीके से आपसे मुतमिन नहीं होगा। वो आपको ऑन पेपर एक एक चीज़ और एक एक रुपया आपको जनरेट करके दिखाना पड़ेगा, और उसके लिए इक़दाम करने पड़ेंगे। तो ये IMF के प्रोग्राम को चलाना इतना आसान नहीं है कि आप सिर्फ बातों से जो है उस प्रोग्राम को चला लेंगे, बल्कि आपको वायबल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और स्ट्रैटेजी जो है उनके सामने रखनी पड़ेगी, तब वो मानेंगे, वरना वो नहीं मानेंगे। और प्रोग्राम IMF का प्रोग्राम जो है वो सस्पेंशन की तरफ जा सकता है। तो उसको बचाने के लिए और उसको ख़त्म करने के लिए इस ख़तरे को आपको अभी से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि आप एक अल्टरनेट प्लान उनको दे देंगे, लेकिन अल्टरनेट प्लान आप दे सकते हैं, लेकिन वो अल्टरनेट प्लान जो वायबल हो, सिर्फ हवा में ना खड़ा हो। ये नहीं है कि आप हवाई के लिए तामीर के बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर करके कर देंगे और IMF मुतमिन हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ऑयल की बढ़ती हुई प्राइसेस, फिस्कल साइड के रिस्क्स और ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट का मैंने रिस्क बताया है, ये तीनों मेजर रिस्क्स हैं, और इन रिस्क्स को सामने रखते हुए आपको अपनी बजट के अंदर ऐसे इक़दाम करने चाहिए और ऐसे इक़दाम लेने चाहिए कि जो इन रिस्क्स को कम करें। अब एक और बात, आप ये देखें कि हमारे जो इस टाइम फेडरल गवर्नमेंट के नेट रेवेन्यूज़ हैं, अगर उनको सामने रखा जाए तो पहले दिन से आप डेट सर्विसिंग करने के बाद आपका बजट जो है वो नेगेटिव हो जाता है। यानी आप डिफेंस, आप रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, आप सब्सिडीज़, पे, पेंशन, ये सारी चीज़ें कर्ज लेके चला रहे हैं। ये कब तक आप कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। ये फाका मस्ती जो है वो रंग नहीं लाएगी, बल्कि इसको आपको अपनी जो किटी है उसको बेहतर तरीके से करना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा, उसको ब्रॉडन करना पड़ेगा, और जो वेल्दी लोग हैं उनको बिल्कुल टैक्स नेट के अंदर लाना पड़ेगा, अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करना पड़ेगा। और ये सारा रोड मैप आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, और इसके लिए बड़े वर्कहॉलिक किस्म का, बड़ा बैठकर एक एक चीज़ के ऊपर आपको स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत होगी। क्योंकि सिर्फ बातें करने से ये नहीं होगा कि आप खुशाइन बातें करेंगे और चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, इस तरह से नहीं होगा, बल्कि आपको एक एक इशू के ऊपर बैठकर ना सिर्फ उसकी क्लियर कट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, बल्कि उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, उसको प्रॉपर्ली ट्रैक करना पड़ेगा, उसके लिए बेहतर और अच्छे लोगों को लगाना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी में अपनी पसंद नापसंद से हटकर जो ठीक लोग हैं उनको अपनी टीम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ये सारे काम करेंगे तो कुछ अरसे, महीनों और सालों के बाद इकॉनमी की सूरत हाल बेहतर होनी शुरू होगी, वरना कुछ भी बेहतर नहीं होगा और आप सिर्फ बातें करते रह जाएंगे। और ये टाइम भी अगर ज़ाया हुआ
तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ एक और बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। तो इस उम्मीद के साथ कि ये जो बजट के रिस्क्स हैं, जो कि बैसियत एक जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट के पास बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, मैं ये नहीं कहता कि सारी इन्फॉर्मेशन लेकिन इन्फॉर्मेशन जितनी है अगर इसको भी मिटिगेट करके आप बजट के ऊपर स्ट्रैटेजी बनाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें, तो मैं समझता हूँ कि हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि हम अपनी इकॉनमी को रिस्क से निकाल कर बेहतरी की तरफ लेकर जाएँ, महताब हैदर को नए एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।